All right, so let us take another topic, important topic. एक 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है alternate year में. So we are talking about the Indian diaspora and its issues. So Indian diaspora दो टाइप का होता है. एक आपका होता है इंडियन डायस्पोरा विच इज सिटीजन, सो जिनको हम एनआरआई के नाम से जानते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन. सो उनके पीछे का व्हाट इज द क्राइटेरिया कि आपको जो है 6 मंथ से ज्यादा और 180 डेज से ज्यादा बाहर रहना पड़ता है, सो यू विल क्वालिफाई एज एन एनआरआई. दूसरा जो है इंडियन डायस्पोरा, दीज आर पीपल हु आर सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज. ओके, दे कैन बी कॉल्ड एज PIOs, persons of Indian origin, or overseas citizen of India according to the government classification. These are the people who were Indian citizens once. They have given up their citizenship in favor of some other country's passport, or their parents, grandparents, great grandparents, they were citizens once of India, and then they had given it up, and then these people they have been born in other countries. So ये जो दो क्राइटेरिया है, उसके थ्रू दो ग्रुपिंग्स आप कह सकते हो. दीज पीपल मेक अप द इंडियन डायस्पोरा. अब इन दोनों के जो है जितने भी केसेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, दीज आर डिफरेंट एंड दे डिपेंड ऑन द रीजन. सो टेल मी वन थिंग, दैट जो इंडियन माइग्रेशन है, इज इट सिमिलर टू नॉर्थ अमेरिका when compared to the Gulf? Okay, so the answer is no. बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में किस टाइप का डायस्पोरा जाएगा और किस टाइप का डायस्पोरा एग्जिस्ट करेगा? कैन आई से व्हाइट कॉलर, जनरली व्हाइट कॉलर, ऑल्दो ब्लू कॉलर ऑल्सो एग्जिस्ट. व्हाइट कॉलर का मतलब होता है टेक में जो काम कर रहा है, या इस टाइप का स्किल्ड, इस टाइप से काम कर रहा है ना, ऑफिस जॉब टाइप से जो कर रहा है. गल्फ में किस टाइप का डायस्पोरा रहेगा? क्या मैं ब्लू कॉलर कह सकता हूँ? बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ माइग्रेशन द गल्फ कंट्रीज अट्रैक्ट्स. इट इज नॉट 100%. ऐसा नहीं है कि गल्फ कंट्री में सिर्फ ब्लू कॉलर मिस्त्री और इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर ही जाएगा. वहां पर भी कुछ टेक के लोग जाते हैं, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, कैन आई से दैट इफ आई विश टू पुट अ नंबर हेयर, so 90-95% of the people who are going to the Gulf are blue collar, and 90-95% of the people who are going to North America or the Western countries are white collar. सो इनके जो इश्यूज होंगे, जिस टाइप का सपोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, दैट इज डिफरेंट. ओके, सो उसी को हम यहाँ पर बात करेंगे. उसके साथ साथ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन किस तरीके से इंडिया जो है उसको सपोर्ट कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं सपोर्ट करने में, व्हाट आर द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट इज रनिंग. ये सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं. एक या दो क्वेश्चन आपका हर अल्टरनेट ईयर आ जाता है. दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू हैव सम काइंड ऑफ कंटेंट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो इंडियन डायस्पोरा जो है, इट रेफर्स टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज. इसमें आपके नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो जाते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं, दे आर स्टिल सिटीजन्स, दे आर स्टिल होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट, बट दे लिव आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज. 6 महीने से ज्यादा वो इंडिया से बाहर रह जाते हैं, इसीलिए क्लासिफाई कर दिए जाते हैं एज एनआरआईज. उसके बाद जो है, वी हैव पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो दीज आर पीपल हु हैव गिवन अप देयर पासपोर्ट, और their parents have given up their passport, their grandparents have given up their passport, and they have been born as citizen of some other country, but they are racially Indian. Then we have overseas citizen of India.
सो जनरली जो क्लासिफिकेशन जो है पहले अलग अलग होता था, पीआईओ और ओसीआई। आज के डेट में इट हैज बीन फ्यूज्ड। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता था पहले, अब तो पीआईओ और ओसीआई एक ही हो चुका है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्या होता था, पीआईओ यूज टू बी पीपल जिनके जनरेशनली ट्रेस किया जाता था एज अ इंडियन सिटीजन। ये देखा जाता था कि आपके क्या फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या इंडियन थे, देन यू वेर ग्रांटेड द पीआईओ स्टेटस। ओसीआई स्टेटस वाज गिवन टू द पीपल हु हैव रिसेंटली गिवन अप देयर इंडियन सिटीजनशिप। जैसे कोई टेकी है जो अमेरिका गया, that person, he lived in America, he became eligible for American citizenship and then he gave up his citizenship, so recently he has given. Or somebody who is married to an Indian citizen abroad, उसको ओसीआई कार्ड दिया जाता था टिल द टाइम ही और शी would be eligible for Indian citizenship and register as Indian citizen. अब क्या किया है सरकार ने कि इन दोनों को मर्ज कर दिया है। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पीआईओ एंड ओसीआई। इफ यू आर somebody हु इज ऑफ इंडियन हेरिटेज, डजेंट मैटर इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन पर्सन और अ सेकेंड थर्ड जनरेशन पर्सन, अब जो है सरकार ओसीआई के तरह ही ट्रीट करती है। द पीआईओ सिस्टम हैज बीन फेज्ड आउट। ओके, इसमें जो है इंडियन डायस्पोरा में देर आर पीपल हु हैव माइग्रेटेड फॉर वेरियस रीजंस। उसमें क्या हो सकता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, फैमिली रियूनिफिकेशन हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी देयर। ओके, सो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूं तो एंशियंट और मेडिवल पीरियड में भी बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, इंडियन माइग्रेंट्स। अगर आपको याद होगा तो दिलमुन याद है, हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया, कतर, कुवैत, बहरीन, वहां पर जो है ओमान, डिफरेंट जगह पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन एंड कंट्री ऑफ पीपल हु हैव बीन गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अदर प्लेसेस, अ कंट्री ऑफ सी फेयरर्स। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, सो अदर माइग्रेशन कॉलोनियल पीरियड में देयर वाज द माइग्रेशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इनको हम कहते थे गिरमितियाज। सो गिरमितियाज क्या था, दिस इज द बास्टर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट। मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट यूज टू बी बिटवीन द इंडेंचर्ड लेबर and the British government. The agreement used to read that we will take you to these islands. You will work as a sugarcane harvester. You will work for certain years. You will be paid XYZ amount. And then after the end of your tenure, you will be returning back to India. And this is the agreement. तो उसमें अग्रीमेंट में क्या रहता था, इंडिया से आइलैंड तक जाने के लिए, वट एवर इज द आइलैंड, जाने के लिए एक शिप का भाड़ा, आने वापस आने के लिए शिप का फेयर, प्लस वट एवर सैलरी इज प्रोमिस्ड, एंड दे हैड टू वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स। नाउ दीज पीपल, द माइग्रेंट पीपल, दे वेर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ इंग्लिश। सो इंग्लिश बोल नहीं सकते थे, तो अग्रीमेंट को गिरमिट गिरमिट कहते थे। अग्रीमेंट को दे यूज टू से एज गिरमिट बिकॉज दे वेर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। सो फ्रॉम देयर दिस वर्ड गिरमितिया के। आज के डेट में द गिरमिटियाज और द पीपल हु वेंट फ्रॉम इंडिया एज इंडेंचर्ड लेबर, दे एग्जिस्ट इन गयाना, दे एग्जिस्ट इन सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस एंड वन अदर कंट्री ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। सो वो आपने देखा है, सुनील नरीन करके एक बंदा है। देन देर इज निकोलस पूरन, इफ यू वॉच क्रिकेट। Then there is this used to be this person called Ramnaresh Sarwan.
शिव नारायण चंद्र पॉल, है ना। और एक और, आई थिंक देर वाज दिस वन विकेट कीपर ऑल्सो, वेस्ट इंडियन विकेट कीपर, उसका याद मेरे को याद नहीं आ रहा, दिनेश समथिंग कुछ उसका नाम था। नो, केशव महाराज टेक्निकली नॉट, ही इज नॉट अ गिरमितिया। केशव महाराज इज मोर लाइक, आप कह सकते हो ट्रेडिंग, साउथ अफ्रीका में ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग गए थे ट्रेडिंग पर्पसेस से, सो दैट इज डिफरेंट, हाँ धंधा करने गए थे। जैसे जो उस समय अगर आपको याद हो, गांधी जी जिसके यहाँ काम करते थे, गांधी जी के जो एम्प्लॉयर थे साउथ अफ्रीका में, ही वॉज अ ट्रेडर, he was not technically a, yeah. So all these people that I have just taken the name of, so all of them are descendants of the Girmitiyas. They are what, this descendants of the Girmitiyas, और इन कंट्रीज में ये रहते थे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, that they were supposed to work for 5 year, 10 year, whatever the tenure was, and they had to get a fixed allowance and a to and fro free ticket from that particular area. But problem happened that these people refused to come back. Why did they refuse to come back? Because after they went to these areas, there was annihilation of caste. In India, they were belonging to XYZ caste. They were, many of them were outcasts. Many of them, they had no social standing. The moment they went to these Caribbean islands and the other islands, they became free from their caste. अब इस कास्ट से फ्री हो गए तो ये इन्होंने कहा कि आई विल स्टार्ट माई ओन लाइफ हेयर। मैनी ब्राह्मण्स, मैनी बनियास, many Yadavs, many, Ahirs, Dalits, they were on the same ships. And when you are out from your homeland to a place which is far away, what happens is that nobody cares about the caste. There were a lot of agreements on the ships. What kind of agreements? Agreements of friendship. शिप में ही बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली, एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया कि अगर मेरा बच्चा होगा या मेरा बच्चा बड़ा होगा, सो दे विल मैरी योर डॉटर और योर सन। Okay, so this kind of friendship developed between castes. So when these people they went to, they were people from all caste, Brahmins including, because Brahmins, ऐसी बात नहीं थी कि Brahmins they were very prosperous, उसमें से भी बहुत गरीब लोग थे जो यहाँ गए थे, लेकिन majority of them were Dalit and lower caste. So when they went to these islands, वहां पर कास्ट खत्म हो गया। Nobody care who was a Brahmin, who was a lower caste, everybody, because वहां survival था, everybody started supporting each other, so they refused to come back. They said कि भाई इंडिया वापस जाएंगे, whatever wherever I have come from, वहां पर मेरा कास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। Whereas यहाँ पर जो है, in this land, I am free from my caste. So I don't wish to go back. You just give me my money and I will start my life afresh from here. So these people, they now form the Indian diaspora or the Indian origin population in the countries which I have mentioned earlier, including Fiji, Caribbean, South Africa, and all these places. Okay. So this is a very recent migration. ये ऐसा नहीं है बहुत पुराना माइग्रेशन है, दिस इज वेरी 19th सेंचुरी काइंड ऑफ माइग्रेशन। ओके, बट आज के डेट में दीज पीपल दे ऑक्यूपाई टॉप पॉलिटिकल पोजिशंस इन दीज कंट्रीज एंड दिस हेल्प्स इंडिया बिकॉज देयर इज अ कल्चरल लिंक, बिकॉज देयर इज अ कल्चरल लिंक
So these people, they feel an affinity towards India. When these people, they had to, their kids, they had to study and they had to make a choice. They choose Indian universities. They come to India. They study in our NITs and they study in our other private colleges. And it gives India a massive soft power. Okay. Because of these people. And these countries, since in the United Nations, there is the system of one country, one vote. मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि यूएस इज अ पावरफुल कंट्री सो इट विल बी गेटिंग मोर वोट्स एवरी कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली gets one vote. So even a small country is very powerful. And this actually helps India because India has a ready made goodwill in these countries because of our cultural linkage. Okay, so इसलिए जो है ये जो गिरमितिया वाली कंट्रीज है इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है. ये जो गिरमितिया या अग्रीमेंट वाली कंट्रीज हैं जहां पर हमारे इंडेंचर्ड लेबर्स गए हैं, इंडिया एंजॉयज अ मैसिव रेडीमेड गुडविल. इंडिया को कुछ करना नहीं पड़ा. इंडिया डिड नॉट हैड टू डू एनीथिंग. जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर हिस्टोरिकल लिंकेज हमारा जो है एक गुडविल इन कंट्रीज के साथ एस्टैब्लिश हो. ओके. दूसरा जो है माइग्रेशन आपका लेट 1800s में और अर्ली 1900s में हुआ था फ्रॉम प्लेसेस लाइक पंजाब टू कैलिफोर्निया. अब ये क्यों हुआ था? कैलिफोर्निया गदर मूवमेंट याद है? कैलिफोर्निया गदर मूवमेंट. सो दीज पीपल दे वेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेल रोड वर्क. क्योंकि कैलिफोर्निया में रेल रोड बन रहा था. सो वहां पर जो है चाइनीज माइग्रेशन. उस समय चाइना भी एक बहुत पुअर कंट्री था, वेरी वेरी बैकवर्ड. इंडियंस दे ऑल्सो वेंट देयर, स्पेशली द सिख्स. वहीं से गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगर आपको याद होगा कैलिफोर्निया से. सो वहां पर रेल रोड बन रहा था. सो अ लॉट ऑफ पीपल दे वेंट. आज भी जो है मैक्सिकन सिख्स है. दीज आर द पीपल हु वेयर द टर्बन. दे लुक लाइक इंडियंस. मतलब हमारे जैसे सरदार जी होते हैं उनकी तरह दिखते हैं. बट दे स्पीक देयर नेटिव टंग इज स्पैनिश. And they had migrated in the late 1800s, 1880s, 1890s when California में railroad expansion had started. So these people are also there. Then World War One में a lot of Indian soldiers, approximately 1 million Indian soldiers fought for the Britishers. आपको याद होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का वॉर कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा था कैसे महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था इन द ल्यू ऑफ गेटिंग dominion status after the war, which we did not get. We got the 1919 Government of India Act. लेकिन बहुत सारे जो है स्पेशली जो सरदार्स थे दे फॉट फॉर द ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वॉर वन. आफ्टर द वॉर केम टू एन एंड. So naturally, Britishers they wanted to ship these Indians soldiers back to India, but a good many Indian soldiers they refused. उन्होंने कहा कि आप मुझे इंडिया मत भेजिए. आई विश टू गो टू कैनेडा. तो कनाडा में जाके पल्सेस फार्मिंग करने लगे. वहां के अर्ली फार्मर्स बने ये. आज आप जो देखते हैं इंडिया से ये जो खालिस्तान वाला प्रॉब्लम है कनाडा में, a lot of the Sikhs there, they are pro Khalistanis. They are not these people. They are actually very pro India. जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, so these people who refused to go back to India and said to the British that rather than giving me taking me back, give me my pension
गिव मी माई ग्रेटिट्यूटी मनी एंड आई विल गो टू कनाडा, बिकॉज कनाडा उस समय खाली था. कनाडा वॉज अ वेरी रिसेंटली कोलोनाइज्ड एरिया, और वो पूरा कंट्री जो है उसमें बहुत सारा लैंड था. सो एज अ रिवॉर्ड, rather than asking for a lump sum payment and going back to India, a lot of Sikhs, they went to Canada and they asked for a parcel of land from where they can do the farming. So ये pulses farmer, earliest pulses farmer of Canada जो है, ये Sikhs बने थे. Now these people, they were very pro India. After India got independence, इन्होंने कनाडा में मार्चिंग्स भी किया था. अपना एक परेड किया था जिसमें नेहरू जी का, गांधी जी का फोटो बड़ा सा इन्होंने लगाया था. एंड दे सेलिब्रेटेड द फैक्ट दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. आज का जो खालिस्तान वाला आप प्रॉब्लम देखते हो कनाडा में, दीज आर द माइग्रेंट्स हु वेंट टू कनाडा इन द 1970s and 1980s, running away from the Indian government's arrest and crackdown. And then when they went there, they overtook all the gurudwaras which were run by these people who were the Sardars who were there from the 1900s, who were there as pulses farmer, ex-soldiers of World War One, and then they took over and they started to peddle their Khalistani agenda. So this is the whole situation with Canada. भी कनाडा का क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो it is always good to know about the background. So ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका का है. उसके बाद आफ्टर द 1950s, a wave of skilled migration started. हुआ क्या था that in India we started IITs, IIMs, AIMS. So we started to produce a lot of skilled people after independence. But the problem was that these people, they were the best of the best. IIT से जो बंदा 1950s 60s में निकल रहा था, he was as good as a person who was coming out of some elite US college. But the problem was that the Indian economy was not ready to accommodate them. आप ऐसे सोच के देखिए कि आप आईआईटी से 1950s में निकल रहे हैं, and when you come out as a very excellent candidate, and when you come out and see the Indian economy, you are being offered salary of 250, 100, 300 rupees, because the Indian economy, it was not ready to pay the salary of a top mind. It was a struggling economy in the 1950s and 60s. So these people, rather than staying back in India, they started to go to America, because America at that time was attracting talent from across the world. The Americans, they wished to get ahead in all the spheres because the Cold War was happening. So they started to attract the talents. In the 1950s, 60s, these people, they started to go to America, UK, है ना? So बहुत सारे doctors, बहुत सारे engineers, rather than staying in India, because they studied in India, but they opted to go to America because the salary was 5 times, 6 times, 10 times even. So ये जो है वेव ऑफ इमिग्रेशन आपका, ये चला, जिसमें अभी विवेक रामास्वामी के पेरेंट्स हो गए, जिसमें कमला हैरिस की मदर हो गई, जिसमें ऑल दीज पीपल जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे गए. ओके, सो उसके बाद ये माइग्रेशन अभी भी चल रहा है. इट हैज नॉट स्टॉप्ड. जो 1950 से चल रहा था, आज के डेट में भी लॉट ऑफ फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन हैव बीन देयर. मतलब पैदा हुए दिल्ली, पटना, रांची, इंदौर में 2000 1992 90s में, and then in 2010 2015 they went to America for an on-site opportunity, and then they converted to American citizenship. तो वो भी इंडियन डायस्पोरा के पार्ट हो गए. उसमें से बहुत सारे अभी भी इंडियन सिटीजन है. दे हैव रिटेन्ड देयर इंडियन पासपोर्ट, so they will also be called as Indian diaspora, but they will not be called as person of Indian origin. Rather than they will be called as NRIs. और NRIs का मैंने बता दिया, 6 महीने से आपको ज्यादा रहना पड़ता है, यू विल बी क्लासिफाइड एज एन NRI.
उसके बाद अनदर वेव ऑफ इमिग्रेशन दैट हैपेंड वाज when the oil boom started in the Gulf, and this was during the 1990s. Before the 1980s rather, the Gulf countries, they were not as prosperous as today. बहुत सारे जो गल्फ कंट्री के लोग होते थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया आके पढ़ाई करते थे, इंडियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे। They used to, be dependent on aid from India because the oil boom had not started. Once the oil boom started, the situation changed completely. उसके बाद जो है, a lot of construction activity started happening in these places. और उसके लिए they needed blue collar workers who were, available cheaply for construction activity in these deserts. और उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन वाज पीपल फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल. These people, they were ready to do the work cheaply. Now the thing about these people is that since the Gulf countries, they have a very stringent citizenship law, majority of the migration to the Gulf is of citizens. Matlab, there is very less scope for a person from India to go to the Gulf or the Middle East and get citizenship. You can go to America, stay there for 7 years and be eligible for an American citizenship, whereas in the Gulf countries, they do not give you the citizenship. वहां पर you have to be born as an Emirati, born as a Saudi, then only you will be given. और बहुत मुश्किल होता है. You have to, have a lot of money and you have to have a lot of connections, जो कि obviously एक welder, plumber, electrician के लिए possible नहीं है. So these people, इनका जो migration है उसका वो different type of migration. This migration is in a way कि आप काम करो वापस आओ. There is no scope of them staying there and becoming citizen. The Gulf people are very clear about this. The relationship between the Indian diaspora and the Gulf countries and the Middle East is only transactional in nature. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जाके वहां के सिटीजन बन जाओ. तो वहां का भी जो इश्यूज है दैट इज डिफरेंट. सो ये सारी चीजें जो है हमारा एक तरीके से बताता है कि किस टाइप का इंडियन माइग्रेशन है. और ये नंबर, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दिस रन्स इन द करोर्स. 1 से 1.5 करोड़ के बीच में ऑल ओवर इंडिया. ओके, ऑल ओवर इंडिया 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इंडियन माइग्रेंट्स, इंडियन डायस्पोरा. These are people who were once Indian citizens, whose parents were once Indian citizens, who are Indian citizens but working abroad. So ये एक बड़ा एक इशू. अब आप समझिए कि क्या एक बड़ा ये चैलेंज है कि नहीं, टू केटर टू करोर्स ऑफ पीपल अब्रॉड. बिकॉज प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना. अरेस्ट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, कुछ पासपोर्ट गुम जाएगा, वहां पर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, है ना, पॉकेट पॉकेट मारा जाएगा उनका. सो ऑल दीज पीपल को काउंसलर एक्सेस देना और काउंसलर सर्विसेज देना इज अ वेरी बिग टास्क. And this is something that the Indian embassies and consulates and missions abroad have to do. Okay. What is the importance of Indian diaspora in global affairs? तो एक इंडिया को सॉफ्ट पावर देता है. अगर आप देखेंगे तो ये जो परप्लेक्सिटी का सीईओ को जानते होंगे आप, श्रीनिवास. आई थिंक हिज नेम इज अरविंद श्रीनिवास. So this Perplexity CEO, he is from IIT Madras, and then he went to America, and then there, I think he's still not, he's still an Indian citizen, on the verge of becoming an American citizen because he's qualified for the
नंबर ऑफ इयर्स टू स्टे देयर। लेकिन आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से सुंदर पिचई हो गया, सत्या नडेला, ऑल दीज पीपल दे गिव सॉफ्ट पावर टू इंडिया, रेडीमेड सॉफ्ट पावर। इंडिया को कुछ करना नहीं पड़ा। इंडिया ओनली हैड टू टीच दीज पीपल, इंडिया ओनली हैड टू गिव एन एजुकेशन टू दीज पीपल एंड देन दे स्टार्टेड टू प्रोपागेट। अब इसमें फायदा क्या है? आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल किस तरीके से इंडिया में अपने ऑफिसेस खोल रहा है, इंडिया से हायरिंग स्टार्ट कर दिया है। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है टू हैव अ सीईओ ऑफ इंडियन ओरिजिन। नील मोहन, यूट्यूब का सीईओ। अजय बांगा, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे। अडोबी के सीईओ, ऑल दीज पीपल। हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया, है ना। ट्रम्प के कैबिनेट में आपने देखा कि कैसे एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एडवाइजर है, ही इज एन इंडियन सिटीजन, सॉरी इंडियन, एक्स इंडियन सिटीजन। सो दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ लेवरेज, रेडी मेड लेवरेज। You don't have to do any kind of lobbying. Why I'm saying ready made? Because आपको कुछ करना नहीं पड़ा। The people who belong to you are doing it for you only, without any charges, without any kind of, you know, anything, है ना। So ये this is the whole situation. उसके बाद रेमिटेंस इकोनॉमी, इंडियंस दे सेंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी बैक टू इंडिया। नंबर 2 पे मेक्सिको आ जाता है, नंबर 3 पे फिलीपाइंस आ जाता है, एंड वी आर नंबर 1 बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 बिलियन से हैं। हम $120 बिलियन अगर भेज रहे हैं तो मैक्सिकन्स आर सेंडिंग 60-50 समथिंग, तो डबल। मतलब द गैप बिटवीन नंबर 1 इंडिया, which is sending approximately 100-120 billion dollars back to India, is massive compared to the number 2 position Mexico and number 3 position Philippines. और इससे फायदा क्या होता है? Can I say that this economic contribution leads to the formation of middle class in India? आप ऐसे समझिए कि एक आदमी है, वो झोपड़ी में रह रहा है, यहाँ इंडिया में 5,000 10,000 कमा रहा है, एंड एवरीबडी दे आर, द इंटायर फैमिली इज हैविंग हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर वो कुछ काम कर रहा है छोटा मोटा। अब वही वो चला गया यूएई या सऊदी अरेबिया, और वहां पर यही छोटा मोटा काम कर रहा है। इंडिया में उसकी सैलरी 10,000 थी, उससे उसकी फैमिली का कुछ नहीं होता था, और वही काम जो है उसको करने के लिए 60,000 50,000 मिलने लगे। काम सेम कर रहा है, काम ये सेम कर रहा है, लेकिन उसी के लिए उसको 50 65 6 टाइम्स मिलने लगे। सो कैन आई से दैट द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल दीज कंट्रीज आर हेल्पिंग दीज पीपल टू बिकम मिडिल क्लास? अचानक से वो घर पैसा भेजा, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए में घर बना लिया उसके फैमिली ने, पक्का घर बना लिया, उसके बच्चे अच्छे स्कूल जाने लगे, दे वर एबल टू परचेज एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी। सो क्या मैं कह सकता हूं दैट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन टू गल्फ, मिडिल क्लास, creation of a new middle class has happened? So this is a point that you can write in your answer. Okay. दूसरी चीज है, जनरली व्हाट हैपेंस कि पेंशनर एज को सपोर्ट मिल जाता है। सो पेंशनर एज में होता क्या है, आफ्टर 60 द पीपल स्टॉप अर्निंग, सो पोवर्टी में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। बट इफ द किड्स आर वर्किंग अब्रॉड, एंड इवन इफ दे सेंड $200, उनके लिए तो छोटा अमाउंट है। मान लो कि किड्स बाहर काम कर रहे, ज्यादा नहीं कमा रहे, $3,000 जो कि वहां का बेसिक मिनिमम वेज है, अमेरिका का बेसिक मिनिमम वेज है, वो कमा रहा है, और उसमें से $200-300 इंडिया भेज दिया,
एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू 20,000 रुपीज, तो पेंशनर के लिए तो काफी हो गया ना, उसका चाय पानी न्यूज़पेपर का खर्चा निकल गया. सो दिस पेंशनर इज अवॉइडिंग बीइंग पुश्ड इनटू द पुअर क्लास. ओके, इसको एल्डरली केयर मिल गया. सो दिस significant contribution is bolstering India's economy. Real estate, the majority investor in real estate is the NRI community or the PIO community. आप चले जाइए नोएडा में, आप चले जाइए गुड़गांव में, जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लैट्स कौन खरीद रहा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट्स कौन खरीद रहा है? इट इज द एनआरआई कम्युनिटी विच इज परचेजिंग इट. नाइजीरिया में रह लिए 10 साल, वहां पर 6 टाइम 7 टाइम सैलरी कमा लिया, इंडिया आया, रियल एस्टेट में खर्चा किया, जीडीपी बढ़ रही है. रियल एस्टेट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो जीडीपी बढ़ेगी. अगर आप कंज्यूम कर रहे हो इंडिया में, सो व्हाट इज जीडीपी? क्या जीडीपी कंजम्पशन पे बेस होता है? चिग्जम मॉडल याद है? C+I+G+X-M. तो उसमें कंजम्पशन कर रहे हैं एनआरआईज. अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. तो सी और आई को तो ये संभाल रहे हैं ना एनआरआईज. सो मैसिव इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इज देयर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज देयर, लॉबिंग में हेल्प करते हैं. इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, इंडिया इंडिया को हेल्प करते हैं, यूएस में हेल्प करते हैं लॉबिंग में. विवेक रामास्वामी मोदी जी से मिलता है, अरविंद श्रीनिवास मोदी जी से मिल रहे हैं, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, अजय बांगा, ऑल दीज पीपल. ओके. नहीं, तुलसी गबार्ड इज नॉट इंडियन. तुलसी गबार्ड इज ए हिंदू कन्वर्ट. ओके, somebody is asking what about Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard जो है, she is not an Indian, she is a Polynesian. ओके, उसके फादर जो है पॉलिनीशियन आइलैंड से हैं. शी कन्वर्टेड विथ हर फैमिली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्कॉन. इस्कॉन जो है, सो शी इज नॉट एन इंडियन ओरिजिन, शी इज अ सामुअन, या आई थिंक हाँ सामुअन है. एंड देन शी कन्वर्टेड, हवाईयन सामुअन है, शी देन कन्वर्टेड टू इंडियन. निकी हेली, निकी रंधावा जो जिनका नाम है, निकी हेली इज इंडियन. ओके, सो ऑल दीज पीपल दे हेल्प इंडिया, दे आर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया. लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी नलायक निकम्मे भी निकल जाते हैं, जैसे बॉबी जिंदल करके एक बंदा था, एक प्रीत भरारा करके था, पूरा एंटी इंडिया था. सो देर आर पीपल, ओके, देर आर पीपल दैट ऑल्सो आर ऑल्सो एंटी इंडिया. लेकिन मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी of the people who are abroad. Kash Patel is also Indian. Okay, so all these people, overwhelming majority, they help India. कुछ है एक दो, वो हर जगह होगा. Those kind of people will exist everywhere, so we can ignore them. Majority of people are there to help India only. Okay, so दे आर ऑन्टरप्रेन्योर्स. इंडिया में जैसे गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ऑफिस खोले, तो आपको लगता है दैट अगर कोई वहां पर दूसरे कंट्री का सीईओ होता, सो इस लेवल पे इंगेजमेंट इंडिया के साथ रखता, तो इट हेल्प्स. सत्य नडेला स्टडीड फ्रॉम मणिपाल, सुंदर पिचाई स्टडीड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. सो दिस इज द होल सिचुएशन. देन कल्चरल और सोशल कंट्रीब्यूशन है, प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, उसको बताते हैं. दे अक्वेंट पीपल अबाउट द कल्चर. यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में. सो दिस, आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन कम. जनरली यूपीएससी इज वेरी सेंसिटिव कि रेसिज्म इज ऑन द राइज, एंड उसके पीछे का रीजन यही है दैट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पुश बैक, एंड उसके चलते रेसिज्म जो है इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. एंड दैट हैज बीन अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट. हेट क्राइम्स हैव jumped a lot. Okay, so all these things are there.
उसके साथ साथ इंडियंस आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। अगर आप देखोगे, सो प्रीति पटेल, अगर आपको याद होगा, शी वॉज द फॉरेन मिनिस्टर इन ब्रिटेन। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर, सुएला ब्रेवरमैन करके थी, शी इज एन इंडियन डायस्पोरा, फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा। उसके साथ साथ जो है, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन कनाडा ऑल्सो, जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी, शी इज एन इंडियन ओरिजिन लेडी। ओके, सम आर्या करके कोई है। उसके बाद अमेरिका में बॉबी जिंदल, ऑल दीज पीपल, प्रीत भरारा, कमला हैरिस बिकेम ऑलमोस्ट बिकेम द प्रेसिडेंट, शी वाज द वाइस प्रेसिडेंट, शी इज हाफ इंडियन हाफ जमैकन। Then we have Abhi, a person who almost become the vice president. His name is Vivek Ramaswamy. He's running for the governor of Ohio. Then we have people like Arvind Srinivas, Perplexity के CEO हैं. उसके साथ साथ there is this also another Srinivas, who is the AI advisor to President Trump. So political influence बहुत अच्छा है Indians का in the West. Okay, so all these people are there. ओके, सो प्रोमिनेंट इंडियंस के नाम मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, यू कैन पुट इन योर। ओके, ठीक है, ऑलराइट। उसके साथ साथ सिलिकॉन वैली में भी बहुत अच्छा सुंदर पिचई, अरविंद श्रीनिवास, अरविंद कृष्णा, सत्य नडेला, ऑल दीज पीपल आर देयर, नील मोहन, यूट्यूब के सीईओ जो है। ओके, एंड ऑल दीज पीपल दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू इंडिया। इंडिया में जॉब्स लेके आते हैं, इंडियंस को हायर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। उसके साथ साथ रेमिटेंस जो है वो भेजते हैं। इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में जो है हेल्प करते हैं इंडिया को। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। उसके साथ साथ सोशल कंट्रीब्यूशन भी है, कल्चरल सेंसिटिविटी को बेटर करते हैं इंडिया। इंडियन फूड जो है उसको प्रमोट करना अमंग द पीपल अब्रॉड, इंडियन कल्चर से सेंसिटाइज करना। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर ऑलरेडी। उसके साथ साथ अ लॉट ऑफ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज आर आल्सो देयर। सो सिख कम्युनिटी जो है वो काफी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करती है। उससे जो है इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। एवरीबडी, यू नो, द होमलेस कम्युनिटी इन दीज कंट्रीज, दे नो कि अच्छा, अगर इंडियंस के पास हम जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। इस्कॉन बहुत बड़ा एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सो उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है वो आगे बढ़ता है। ओके, सो इंडियन डायस्पोरा एंड मिडिल ईस्ट में एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल एंगेजमेंट वहां कम है, बिकॉज वो बनाते नहीं है सिटीजन। द सिटीजनशिप लॉ इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। सो वहां का जो है ट्रांजैक्शनल नेचर होता है। ओके, वहां का क्या होता है, ट्रांजैक्शनल नेचर होता है। ओके, सो एक प्रॉब्लम क्या है कफाला सिस्टम का और अब्यूज का। सो दैट हैज कम डाउन अ लॉट आज के डेट में, लेकिन दिस यूज टू बी अ प्रॉब्लम फ्यू इयर्स बैक। कफाला सिस्टम में देर यूज टू बी अ कफील। कफील इज अ अरेबिक वर्ड फॉर स्पॉन्सर। ओके, मतलब रफली ट्रांसलेट, नॉट एग्जैक्टली स्पॉन्सर, लेकिन कफील वॉज अ पर्सन हु यूज टू स्पॉन्सर ए पर्सन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम सम अदर कंट्री, एंड उसका पासपोर्ट रख लिया जाता था। There have been lot of instances of abuse by the, you know, the Gulf masters or the Gulf employers. So उसके चलते जो है there have been some murders as well, जहां पर यू नो इंडियन हाउस हेल्प को या इंडियन अपने ड्राइवर को जो अरब उसका जो ओनर है या मास्टर है, ओनर तो नहीं कहूंगा बट आई से एम्प्लॉयर, उसने जो है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के और उसकी फिर बॉडी जो है मिली थी। तो इस टाइप की चीज जो है काफी हो रहा था। अब जो जाके बिकॉज ऑफ एक्टिव इंडियन डिप्लोमेसी of taking these kind of issues, the Gulf countries, they have started to make laws against mistreatment of Indian migrants.
एंड काफी अरेस्ट भी हुए हैं, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट अरेस्टेड. Okay, so this all these things have been done by the Gulf countries have been very very responsive to Indian government's pleas and Indian government's request. और पहले क्या होता था कि उसका पासपोर्ट रख लिया जाता था, और पासपोर्ट नहीं दिया जाता था, 3 3 साल तक बेचारा इंडिया आ नहीं सकता था बंदा. अब जो है, दिस सिस्टम हैज बीन आउटलॉड, अब पासपोर्ट उसी के पास रहता है. बट यू नो देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो. पॉलिटिकल एंगेजमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉज, लेकिन फिर भी लॉबिंग जो है एक लेवल पे होता है. द ट्रेडिंग कम्युनिटी देयर, जो मलयाली कम्युनिटी है, वो लॉबी करता है. इट इज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल देयर. सो दे ऑल्सो लॉबी फॉर प्रो इंडिया इश्यूज. इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, सो देर आर पीपल. सिंगापुर में अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो सेकंड पोजीशन पे बंदा आया था, 2 ही आदमी लड़े थे. सो ही वॉज एन इंडियन ओरिजिन. सो देर आर अ लॉट ऑफ तमिल ओरिजिन पीपल इन सिंगापुर. देर आर अ लॉट ऑफ सिख्स इन सिंगापुर. देर आर पीपल इन मलेशिया from Sikh background, from Tamil background. So they also help in furthering India's agenda. Okay, so this is there. So majority of them, they are employed in white collar jobs. And especially in countries like Singapore and Malaysia, the Tamils are the third largest community after the Chinese and the Malays. So Indians, आप ऐसे कह सकते हो that Indians are, or Tamils, to be precise, are the third largest communities in Southeast Asia, including Singapore. उसके साथ जो है, a Sindhi person जिसका नाम था किशोर महबूबानी, he was the foreign minister of Singapore. He was an Indian Sindhi, और उसके पेरेंट्स माइग्रेट कर गए थे सिंगापुर, और वहां के ये सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर बने थे. सो इस तरीके से पॉलिटिकल क्लाउट इंडिया का बढ़ता है. दे मे और मे नॉट बी सिंपैथेटिक टू इंडियन कॉज, बट these people give visibility to the Indian diaspora. They give visibility to India abroad. Okay. Majority of migration जो अभी हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, that is high value white collar tech migration, finance migration. So a lot of people, from IITs and all, they are moving to Singapore and Malaysia, and वहां पर जाके they are working in very high level jobs. So ये first generation migration है, उतना impact इनका नहीं है compared to people from other generations. Okay. Indian diaspora in Africa. So Indian diaspora in Africa, example Preeti Patel, example Rishi Sunak. So Rishi Sunak is actually not Indian. He's an Ugandan Indian. Preeti Patel is an Ugandan Indian. So what happened that the British, they had colonies in countries like Uganda, South Africa, in countries like Tanzania, in countries like Kenya. सो ये ब्रिटिश कॉलोनीज थे, तो लॉट ऑफ इंडियंस माइग्रेटेड. उसमें एक फेमस नाम बता सकते हैं, गांधी जी. क्या गए थे साउथ अफ्रीका? ऑल्दो ही डिड नॉट स्टे, बट ही दे वाज देयर फॉर 15 years. बट अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फ्रॉम गुजरात, पटेल्स जो थे, दे वेर देयर. एंड लेटर आफ्टर दीज कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट, दे स्टेड बैक. उगांडा में दे वेर वेरी प्रॉस्परस. आज भी उगांडा का सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, उगांडा के पास सिर्फ एक बिलियनर है. देर इज ओनली 1 बिलियनर इन उगांडा, एंड दैट इज एन इंडियन पर्सन. सो व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट उगांडा में एक प्रॉब्लम हुई थी. देयर वाज दिस पर्सन नेम्ड एज इदी अमीन. सो इदी अमीन बिकेम द डिक्टेटर ऑफ उगांडा, एंड he initially he was very very
receptive to the Indian community. Indians were elites. The Ugandans, they used to work for the Indian business. Indians used to own the 90% of the business. So what had happened was that Idi Amin, he was attending an Indian cultural program, and there he saw the daughter of a इंडियन मर्चेंट, बहुत एक फेमस बिजनेसमैन था, उसकी डॉटर थी. एंड ही सेड आई विल मैरी दिस गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल. सो द मर्चेंट ही रिफ्यूज्ड, जो वहां का ट्रेडर था. सो इदी अमीन, इट इज सेड, ही गॉट वेरी वेरी अपसेट and he started this racist pogrom against the Indian community, saying कि इंडियन सारे जॉब खा रहे हैं एंड इंडियंस जो हैं न्यू न्यू कॉलोनियल पावर की तरह काम कर रहे हैं, दे आर द न्यू कॉलोनियल मास्टर्स, इनको भगाओ यहां से. सो Indian community, which was a very high value community, which used to drive the 90% of the business, who used to contribute to the majority of the Indian Ugandan taxation, they were given 48 hour notice कि तुम 2 दिन में कंट्री खाली करके भागो. सो उसी में प्रीति पटेल के पेरेंट्स, ऋषि सुनाक के पेरेंट्स जो हैं, दे वेंट अब्रॉड, मतलब दे वेंट टू यूके, बिकॉज यूके वॉज द नेचुरल डेस्टिनेशन, और इंडिया से ज्यादा कनेक्ट था नहीं. बट फिर भी ये जो लोग हैं, दीज पीपल, दे रिप्रेजेंट इंडिया वेल. इंडियन रूट्स है, इंडियन कल्चर, ज्यादा बड़े हिंदू हैं आपसे, बाय द वे. दीज पीपल आर बिगर हिंदू देन यू. आज भी जो है, दे ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ रिचुअल्स विच वी इंडियंस, हम इंडिया में रह के नहीं करते. वो रिचुअल्स प्रॉपर दिवाली मनाते हैं, प्रॉपर होली मनाते हैं, प्रॉपर पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह करवाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, दिस हैपेंस देयर. ओके. सो अफ्रीका में आज भी कीनिया में पटेल कम्युनिटी रहती है, तंजानिया में पटेल कम्युनिटी है, साउथ अफ्रीका में पटेल कम्युनिटी है. फ्रॉम गुजरात, तो केशव महाराज, आई थिंक somebody was asking, so he is a person who went as a trader, not an indentured labor. He is not an indentured labor, he is rather a ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करे. ओके. मॉरिशस में गिरमितियास थे. सो मॉरिशस में जो जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमें देखने को मिला है. फिजी में बहुत दिन तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे. वहां बाद में फिजी में जो लोकल फिजियंस थे, दे स्टार्टेड अ पोग्राम. पोग्राम होता है बेसिकली रेसिस्ट अटैक्स. सो दे स्टार्टेड द रेसिस्ट अटैक्स, एंड फिजी में जो है, इन्होंने इंडियन जो वहां की कम्युनिटी है, हु यूज टू कॉन्स्टिट्यूट 33% ऑफ द पॉपुलेशन, उनको भगाया. और अ लॉट ऑफ फिजियन इंडियंस, दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेव देयर लाइव्स. आज भी लेकिन फिजी में a substantial number of Indians, they live. Okay, so all these things are there. और अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में काफी अच्छा इनका रोल है इंडियंस का. नाइजीरिया में काफी अच्छा रोल है, बट नाइजीरिया में सिटीजन्स नहीं है. नाइजीरिया में इंडियन सिटीजन्स जाते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर वापस आ जाते हैं. वेयर एज ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक तनाजानिया एंड कीनिया एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑल उगांडा, वहां पर सिटीजन्स हैं वहां के, बिकॉज उनके पेरेंट्स 100, 150, 90, 80 ईयर्स पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हुए चले गए थे. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. या. अब इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन सपोर्टिंग द डायस्पोरा? सो पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है, ज्यादा ध्यान देता नहीं था, बट फ्रॉम 1990s वी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ आवर पीपल. सो हमने जो है ओसीआई और पीआईओ कार्ड स्टार्ट कर लिया. इट इज एज गुड एज सिटीजनशिप. ओसीआई कार्ड अगर है, सो दिस इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग एंट्री वीजा. इस पे सिर्फ आप 2 काम नहीं कर सकते. फर्स्ट इज, you cannot vote and stand in elections and run for any office.
And the second is you cannot buy agricultural land. That's it. If you have an OCI card, it is as good as a citizenship, except you cannot do these two things. You cannot vote and stand for elections, and you cannot buy agricultural land. And I think 99% of us, we will never do these two things. है कि नहीं? वोट तो चलो करते हैं, बस एक आपका वोटिंग पावर छीन छीन लिया जाता है। लेकिन अगर आपको ओसीआई कार्ड है, देखिए इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, ये सभी को पता है, टू रिटेन द लॉयल्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स। लेकिन ओसीआई कार्ड इज एज गुड एज हैविंग अ सेकंड पासपोर्ट एंड इंडियन पासपोर्ट। दो ही काम आप नहीं कर सकते, दैट इज वोट, एंड ओसीआई कार्ड गिव्स यू अ लाइफ लॉन्ग एंट्री वीजा। पीआईओ पहले कार्ड होता था, दिस यूज टू बी गिवन टू पीपल हुज पेरेंट्स हैव माइग्रेटेड 100-150 years बैक, 3-4 जनरेशन पहले जब गए थे। बट नाउ दिस हैज बीन मर्ज्ड विथ ओसीआई, सो दिस इज समथिंग इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग। उसके साथ साथ एम्बेसीज के थ्रू आउटरीच प्रोग्राम, जहां पर होली दिवाली इस टाइप के फेस्टिवल्स में embassies abroad, they are hosting events, they are inviting the local Indian people. Okay, so all these things are there. Okay, so this facilitates travels, investments and cultural exchange. उसके साथ साथ प्रवासी भारतीय दिवस, सो यहाँ पर एक एनुअल इवेंट जो है जनवरी 9th एवरी ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंगेज करती है डायस्पोरा के साथ, और उसके साथ इस समय प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है for people of Indian origin who have done exceptionally well in their fields. So उससे क्या होता है, हम बेसिकली हम रैली कर सकते हैं a very influential Indian diaspora को। ओके okay? उसके साथ साथ जो है इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, दे हैव बीन आस्क्ड टू एस्टैब्लिश कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स। सो उसके थ्रू जो है कुछ भी हेल्प होती है इंडियन ओरिजिन के लोगों को, वो हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्ट इन इंडिया के अंडर में, मेक इन इंडिया के अंडर में हम इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहे हैं। उसके साथ साथ प्रोग्राम्स है, जैसे वैभव स्कीम है, उसमें हम इंडियन ओरिजिन एनआरआई और इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट्स को, जो अमेरिकन सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है, उनको इंडिया बुला रहे हैं। उनको 4 लाख रुपीस पर मंथ, 4 लाख रुपीस पर मंथ का फंडिंग दे रहे हैं, विच मे नॉट साउंड वेरी मच फॉर द ब्रिटिशर्स, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा पैसा है। 4 लाख रुपए हर महीने उनको ग्रांट दिया जाता है, दैट इफ यू आर एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट और आप इंडिया में आके अपना रिसर्च करना चाहते हैं, R&D करना चाहते हैं, सो यू कैन कम एंड डू इट। उसके साथ साथ वी ऑल्सो एक्सटेंड स्कॉलरशिप टू इंडियन ओरिजिन किड्स who wish to come to India and study in IIT and NITs and other institutions. Okay, so all these things are there. Cultural exchange program है, ICCR जो है वो cultural exchange program कराता है। इंडियन डायस्पोरा जो है अब्रॉड, वहां पर कल्चरल प्रोग्राम्स इंडियन एम्बेसी के अंदर करवाता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। ओके, सो इस तरीके से जो है इंडियन डायस्पोरा के कुछ चैलेंजेस हैं। आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन यूरोप, what are the challenges of Indian diaspora in Canada. So you have to tailor make it. और इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको मैंने फॉन्ट थोड़ा मैंने बड़ा कर रखा है तो इसीलिए ज्यादा लग रहा है। ऐसे जो है ये बहुत छोटा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इट कवर्स एवरीथिंग। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वीडियो को एक बार फिर से 2x पे देख लीजिएगा। सो एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड रिलेटिंग टू इंडियन डायस्पोरा।